हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक और पेपर करेंगे आज, जिसका नाम है BEGC 106। पॉपुलर लिटरेचर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करना चाहिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ऑलरेडी मैं इस पर आप एक प्लेलिस्ट देख सकते हो चैनल पे जाके, अगर नहीं देखी है तो एक बार ट्राई कर लेना जाके। ठीक है, तो हम इस पॉपुलर लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो करेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, इसको हम करेंगे। पॉपुलर कल्चर और जो ये आइडियोलॉजी है ना, इस पर आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना इसका रिलेशन बताना है कि पॉपुलर कल्चर क्या होता है, पॉपुलर कल्चर और आइडियोलॉजी इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इनमें हम सबसे पहले लिख लेंगे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो हर क्वेश्चन में दे ही दिया करो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि कल्चर क्या होता है। चलो हम पॉपुलर को बाद में देखते हैं, पहले कल्चर की बात कर लेते हैं। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़, है ना, दैट एथनिक, रिलीजियस, सोशल ग्रुप्स एंड फेयरली अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, at the same time that is organized by an ideology। ठीक है, और आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी इज द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ कल्चर होता है और जस्टिफाई करता है द सेट्स ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को। ठीक है, ये तो है बेसिक सी एक परिभाषा, समझ लो आप। ठीक है, लेकिन जब हम लिटरेचर की बात करते हैं ना, लिटरेचर में जब हम बात करते हैं पॉपुलर कल्चर की, कंप्लीट वर्ड की, तो इसका मतलब होता है कि जो पॉपुलर कल्चर एंड आइडियोलॉजी है ना, दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एंड दैट कंपैसिंग मीडिया, ठीक है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ट्रेंड्स, जो ट्रेंड चल रहे थे, और these often reflects in dominant ideologies also that shapes the ideology that how we understand the world and our place in it। ठीक है, प्लेस। इसके बाद जो पॉपुलर कल्चर है, इसके तो बात हमने कर ली, दैट पॉपुलर कल्चर कैन ऑल्सो चैलेंज और सबवर्ट एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी, उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, चैलेंज कर सकता है। दैट ऑफर्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव और पोटेंशियली ड्राइविंग जो सोशल चेंजेस होते हैं उनके लिए। सो कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलर कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, लोकप्रिय संस्कृति जिसको बोलते हैं, उसमें मीडिया, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हो गया, और ट्रेंड होता है रुझान। ठीक है, ये शामिल होते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि ये जो है, ये कुछ जो प्रमुख विचारधाराएं होती हैं, किसी भी टॉपिक पर ले सकते हो आप, उसको क्या करते हैं, डोमिनेंट जो प्रमुख विचारधाराएं होती हैं उनको और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर देती हैं और एक शेप भी दे देती हैं। ठीक है, उससे होता ये है कि हम अपने स्थान को कैसे समझते हैं और हम विश्व को कैसे देखते हैं, वो समझ हमें विकसित होती है। इसके अलावा जो संस्कृति, हम जो यहाँ पर पॉपुलर कल्चर की जो बात कर रहे हैं, वह विचारधाराओं को तो चुनौती दे ही सकती है, साथ ही साथ उन्हें क्या कर सकती है, उन्हें ख़त्म भी कर सकती है। क्योंकि जो वैकल्पिक दृष्टिकोण जो प्रस्तुत करता है और जो संभावित रूप से जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, उसको कहीं ना कहीं प्रेरित भी करती है। ठीक है, तो कहने के का जो एक इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं कि पॉपुलर कल्चर और जो आइडियोलॉजी है, ये दोनों एक तरह से जुड़ी हुई हैं। पॉपुलर कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रेंड्स, जो रुझान होते हैं वो शामिल होते हैं। वो एक संस्कृति होती है प्रॉपर। ठीक है, उसमें विचारधाराओं को प्रतिबंधित भी किया जाता है और कुछ विचारधाराओं को बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ता से उनको स्थापित भी कर दिया जाता है। और ये जो विचारधाराएं होती हैं, ये आकार देती हैं कि हम वर्ल्ड को ग्लोबली, हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं और अपने स्थान को कैसे समझते हैं जहाँ हम रहते हैं। इसके विपरीत जो मौजूदा विचारधाराएं होते हैं, उनको चुनौतियाँ भी दी जा सकती है। ठीक है, आइडियोलॉजिक विचारधाराएं होती है ना, उसको चुनौती दी जा सकती है, उसको एक संभावित रूप से सामाजिक परिवर्तन के रूप में उसको प्रेरित भी कर सकती है। ठीक है, इतना सा लिखना है आपने। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स वाइज इनको लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फर्स्ट हम इसको हेडिंग देंगे, पॉपुलर कल्चर एज ए कैरियर ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, इसमें लिखेंगे। अब इसके हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट होगा रीइंफोर्समेंट ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो पॉपुलर कल्चर है
ठीक है। पॉपुलर कल्चर अलग अलग वेरियस फॉर्म्स होते हैं हर कल्चर के, लाइक टीवी, ठीक है, फिल्म्स और म्यूज़िक हो गया, ठीक है। और कुछ नॉर्मलाइज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं और सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ फिल्म, कोई भी फिल्म जो होती है दैट माइट एपिक्ट ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, कुछ जैसे हमारे यहाँ पर बागबान है ना, बागबान मूवीज़ होती है ना, जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को दिखाती है और देयर बाय री इन्फोर्सिंग द पेट्रियार्चल आइडियोलॉजीज़। खैर इसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन मतलब एक एग्जांपल है आपके सामने कि जो लोग जो पॉपुलर कल्चर जो है ना, इसमें इसकी संस्कृति के लिए टीवी, फिल्म, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें अक्सर उसमें होती है, ये रूप होते हैं किसी भी संस्कृति के। इसमें जो एक जैसे कोई फिल्म हो गई पारंपरिक, कोई पारिवारिक जो फैमिली चीज़ें होती है ना, जो संरचना होती है उसको दिखाती है, जिसमें कुछ मूवीज़ ऐसी मिलेंगी जहाँ पर पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा दिया गया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पॉपुलर कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या जो भी मीडिया है उसके ज़रिए, मेनली तो मूवीज़ के ज़रिए ही जो पेट्रियार्चल रीइंफोर्समेंट को सुदृढ़ करती है, उस आइडियोलॉजी को सुदृढ़ कर देती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें हम लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या बताना है आपको कि जो पॉपुलर कल्चर है दैट यूजेस सिंबल्स और नैरेटिव्स, ठीक है। ये सिंबल्स का और नैरेटिव्स का यूज़ करते हैं किस लिए? टू ट्रांसमिट आइडियोलॉजिकल मैसेज, ठीक है। जो एक आइडियोलॉजिकल मैसेज है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये जो सिंबल हैं दैट कैन बी सबल और ओवर्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन कैन वेरी, बट समटाइम दे ऑफन contribute to the perpetuation of certain beliefs and values of society। तो जो प्रतीक होते हैं ना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व आप बोल सकते हैं, तो लोकप्रिय संस्कृति पॉपुलर कल्चर में जो एक वैचारिक संदेश है उसको देने के लिए सिंबल्स और नैरेटिव्स का यूज़ होता है। ये जो होते हैं ना, ये अलग अलग, उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, बट ये अक्सर कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कायम रखने में भी योगदान देते हैं। थर्ड है हमारा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, कमोडिफिकेशन एंड कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियलाइजेशन, जो पॉपुलर कल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, या उसको करने के लिए ये चीज़ें जो है कैन लीड टू द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिस्ट आइडियोलॉजी। जो कंज्यूमर आइडियोलॉजी होती है ना, उसके लिए ठीक नहीं लिखा मैंने, यस, जो कंज्यूमर आइडियोलॉजीज़ होती है उसको एनकरेज करने के लिए सो दैट दे परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मीन्स ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस और सोशल स्टेटस। कि कंज्यूमर्स को इस तरह से अफेक्ट किया जाता है या उनको इस पॉपुलर कल्चर को लीड किया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है टू प्रमोट द कंज्यूमरिस्ट आइडियोलॉजी। किस लिए? ताकि जो कंज्यूमर है उनको सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए और खुशी को महसूस करने के लिए कि यही खुशी है, उनके लिए उनको इनक्रेज किया जाता है कि सामान खरीदें, सर्विसेज खरीदें, और बस वो जो ख़रीदने का जो प्रोसेस होता है उससे जो कंज्यूमर है उसको ये एक तरह से बिलीव करवा दिया जाता है कि सोशल स्टेटस ही इम्पोर्टेंट है और जो हैप्पीनेस है वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है। कि आप जब कुछ सामान लेंगे वस्तुओं के रूप में, सेवाओं को खरीदने को बढ़ावा मिलता है, जिससे कंज्यूमर को ये मिलता है कि उनको खुशी मिलती है और एक सामाजिक, एक सोशल स्टेटस जो इन्हीं चीज़ों से मतलब अचीव किया जा सकता है। तो कमोडिफिकेशन एंड कंजम्पशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो सेकंड बनाएंगे हम पॉपुलर कल्चर एज ए सेट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। ये हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन में क्या क्या आने वाला है, पहला हम बात कर चुके हैं यहाँ पर पॉपुलर कल्चर एज ए कैरियर ऑफ आइडियोलॉजी। सेकंड बनेगा इसमें पॉपुलर कल्चर एज ए सेट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ठीक है। अब इसी का फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम चैलेंजिंग डोमिनेंट नैरेटिव, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पॉपुलर कल्चर होता है दैट कैन ऑल्सो बी ए स्पेस फॉर रेजिस्टेंस और चैलेंज टू डोमिनेंट आइडियोलॉजी,
ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। फॉर इंस्टेंस, जैसे सर्टेन म्यूजिक जेनर्स और सब कल्चर्स माइट ऑफर अल्टरनेटिव व्यूज़ ऑन जेंडर, सेक्सुअलिटी और सोशल क्लासेस। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे बता सकते हो कि जो पहले तो आप इसको टॉपिक ही देख लो, चैलेंजिंग डोमिनेंट नैरेटिव। जो डोमिनेंट नैरेटिव्स होते हैं ना, उसको भी चैलेंज करती है पॉपुलर कल्चर। सो पॉपुलर कल्चर कैन ऑल्सो बी स्पेस फॉर रेसिस्टेंस और चैलेंज द डोमिनेंट नैरेटिव्स। आइडियोलॉजीज भी हो सकती है, जैसे कुछ सर्टेन म्यूजिक जैनर्स हो गए, सब कल्चर हो गए, ठीक है। ये माइट ऑफर अल्टरनेटिव व्यूज़ ऑन, मतलब कुछ म्यूज़िक होगा, कुछ सब कल्चर्स ऐसे होंगे जो जेंडर पर, सेक्सुअलिटी पर, जो सोशल क्लासेस पर अलग अलग अपने व्यूज़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, हर कल्चर में, तो उसको चैलेंज भी करता है ये। बी, सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशंस। पॉपुलर कल्चर कैन सबवर्ट ट्रेडिशनल नैरेटिव्स और एक्सपेक्टेशंस एंड प्रमोट्स ऑडियंस, ठीक है, किस लिए? टू क्वेश्चंस, सवाल करें। ऑडियंस को प्रमोट करती है, जनता को प्रमोट करती है कि वो सवाल करें, पूछे। वो किस लिए, किसको पूछें? जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो स्थापित नॉर्म्स होते हैं और जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे। एंड दिस कैन बी सीन एज अ वर्क दैट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स और एक्सप्लोर करती है मार्जिनलाइज्ड जो पर्सपेक्टिव होता है उनको भी। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके लिए भी जो है ये पॉपुलर कल्चर जो है ये एक सबवर्ट ट्रेडिशनल नैरेटिव स्थापित करता है। और एक्सपेक्टेशंस हो गया, प्रमोटिंग ऑडियंस टू क्वेश्चन हो गया अबाउट एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, तो पावर जो पॉपुलर कल्चर जो है वो सबवर्ट करता है दैट टू द ऑडियंस टू वर्क दैट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स और एक्सप्लोर जो मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ उम्मीद बनती है। सी करेंगे हम, प्रमोटिंग सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, सोशल चेंज, ठीक है। इसमें एक जो वैकल्पिक एक आइडियोलॉजी होती है ना, उसको पेश करके जो मौजूदा सत्ता होती है, जो उसको चुनौती देना, चैलेंज करना, उसमें पॉपुलर कल्चर जो है वो पब्लिक को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। किस लिए? ताकि वो जो सामाजिक मूल्य हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, और जो कल्चर हैं, जो मापदंड रखे गए हैं समाज में, उनमें बदलाव लाकर सामाजिक परिवर्तन में एक तरह से वो योगदान भी दिया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इसको बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द वर्ल्ड एंड चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर डायनामिक, ठीक है, डायनामिक्स। इसमें आप लिखेंगे कि पॉपुलर कल्चर कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन और पोटेंशियली लीडिंग टू शिफ्ट इन जो सोसाइटल वैल्यूज़ होती हैं और जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनको प्रभावित कर सकती हैं, उनको चेंज करने के लिए लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, ताकि और उस चीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब मीडिया और कम्युनिकेशन का क्या रोल है इन दोनों के रिलेशन में? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम मास मीडिया इन्फ्लुएंस। मास मीडिया इन्फ्लुएंस का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है, या मास मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक को? तो इसमें आप बताएंगे कि मास मीडिया जो है वो कंट्रोल करती है ओवर द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और डिसएमिनेशन ऑफ पॉपुलर कल्चर, एंड पॉपुलर कल्चर ऑल्सो गिव्स इट अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आइडियोलॉजिकल मैसेज, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजिकल क्या कंटेंट ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया टेक्स्ट की बात करेंगे हम, दैट इज़ क्रूशियल और क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। मतलब जो मास मीडिया है वो कंट्रोल करती है ओवर द प्रोडक्शन एंड डिसएमिनेशन ऑफ पॉपुलर कल्चर दैट गिव्स इट अ सिग्निफिकेंट रोल in shaping ideological message, and
अंडरस्टैंडिंग, वो क्रिएट करती है अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजिकल कंटेंट ऑफ मीडिया टेक्स्ट दैट इज़ क्रूशियल और क्रिटिकल एनालिसिस। बस इतना ही लिखना है आपने। सेकंड, ऑडियंस रिसेप्शन, द वे द ऑडियंस इंटरप्रीट और इंगेज विद पॉपुलर कल्चर इज़ नॉट पैसिव, ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स ब्रिंग देयर ऑन सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऑडियंस जो होती है, पब्लिक, जनता, आप कुछ भी बोलो, हर किसी का अपना एक सोशल कल्चर होता है, एक सोशल ऑन्स होते हैं उनके, ठीक है, बैकग्राउंड होता है, एंड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया विच कैन लीड टू डाइवर्स रीडिंग ऑफ द सेम टेक्स्ट। मतलब मीडिया जो है ना वो डाइवर्ट कर देती है कई बार सेम टेक्स्ट को इस तरह से, क्योंकि अब मीडिया का रोल इसलिए है कि क्योंकि वो इसलिए डाइवर्स कर देती है सेम टेक्स्ट को सो दैट दे कैन कंट्रोल द ऑडियंस रिसेप्शन। बिकॉज देखो, अगर इन हर इंडिविजुअल जो है वो उसके अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, एक सोशल कल्चरल बैकग्राउंड होता है और एक उनका अलग तरीका होता है मीडिया से इंटरप्रेट करने का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो बात हो रही है ऑडियंस रिसेप्शन की, इसमें जो मीडिया है या फिर जो ऑडियंस, आप इसको स्वागत भी बोल सकते हो, क्योंकि दर्शकों का स्वागत किस तरह से होता है, तो एक तरह से वो इससे जुड़ते हैं। जैसे जो ऑडियंस होते हैं ना, जो पॉपुलर कल्चर की बात होती है तो लोग उससे जुड़ते हैं, ठीक है। वो एक तरह से निष्क्रिय नहीं है, उसमें जान होती है, मतलब वो एक लाइवली थिंग है। हर व्यक्ति को मीडिया की व्याख्या या मीडिया के बारे में बात करते हुए अपनी हर कोई आदमी ना अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल पृष्ठभूमि जो होती है ना, बैकग्राउंड, उसको शामिल करते हैं, जिसके कारण जो है एक ही पाठ के अलग अलग तरीके से या एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषाएं दी जा सकती है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस रिसेप्शन बोल सकते हैं या ऑडियंस का स्वागत जो है वो इसमें आप बोलेंगे कि देखो, लोकप्रिय संस्कृति जो होती है, पॉपुलर कल्चर की जहाँ बात हो रही है, उसमें मीडिया का जो रोल होता है वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो हर इंडिविजुअल जो वहाँ पर आ रहा है, ही और शी या फिर एवरी इंडिविजुअल ब्रिंग्स देयर ओन सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया विच कैन लीड टू डाइवर्स रीडिंग ऑफ द सेम टेक्स्ट। इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे हम। इसमें लिख देना है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड आइडियोलॉजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स और डायनामिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी है और डायनामिक, ठीक है। पॉपुलर कल्चर कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर बोथ reinforcing और चैलेंजिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग द कल्चर, ठीक है, लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट ए नोट ऑन पॉपुलर लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव के आधार पर पॉपुलर लिटरेचर पर एक नोट लिखना है। गॉट इट? सो इंट्रो में क्या लिखेंगे कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव क्या होता है और जेंडर इन लिटरेचर क्या होता है, ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो इन लिटरेचर आप बोलेंगे कि जेंडर जो है, जेंडर रेफर्स to how authors and characters define themselves and how society evaluates them based on their gender, sex and sexuality, ठीक है, shape narrative text and readers understanding of them in many ways। मतलब ये है कि लिटरेचर में जेंडर को एज किस पर्सपेक्टिव में लिया जाता है और किस तरह से उसको डिफ़ाइन किया जाता है लिटरेचर में। तो इसमें से बस इतना सा ही है कि हाउ जो ऑथर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और सोसाइटी उनको कैसे उनके जेंडर के बेस्ड पर उनको एनालाइज करती है, इवैल्यूएट करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक लेके। सो स्टीरियोटाइप, फर्स्ट स्टीरियोटाइप में बताएंगे कि पॉपुलर लिटरेचर जो है दैट प्रेजेंट्स जेंडर रोल्स इन आ स्टीरियोटाइप मैनर। अकॉर्डिंग टू देम जो वुमेन है, वुमेन्स आर
depicted as a passive, domestic और emotional. And on the other hand, जो men है, men are portrayed as strong, rational और dominant. ये होगा stereotype कि इसी तरह से उनको दिखाया जाता था कैरेक्टर्स को. सेकंड है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन. अर्ली जो पोर्ट्रेयल्स थे ना वो उनमें डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या था, अभाव होता था, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल कैरेक्टर्स को बस एज ए सेकेंडरी रोल्स दिए जाते थे और सिंबॉलिक फिगर्स की तरह उनको उनके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता था. तो मतलब बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होता था वुमेंस का. कैरेक्टर्स की बात की जा रही है यहाँ पर. नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन एंड चैलेंजिंग नॉर्म्स के बारे में. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक कर देते हैं इसको. फेमिनिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे हम. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं दैट हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड लिटरेचर, ठीक है, एंड लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ वर्क दैट क्रिटिक जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, एंड एक्सप्लोर फीमेल एजेंसी एट द सेम टाइम दैट ऑल्सो चैलेंज द पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर, ठीक है. ये फेमिनिस्ट लिटरेचर में हम इतना सा लिखेंगे. सेकेंड है शिफ्टिंग जेंडर रोल्स. कंटेम्प्रेरी पॉपुलर लिटरेचर ये जो था दैट इज़ इंक्रीजिंगली फीचरिंग कैरेक्टर्स हु डिफे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स सच एज, जैसे वुमन थी, वुमेंस को लीडिंग रोल मिलने लगे थे, ठीक है, लीडरशिप पोजीशन दी जाने लगी थी. और जो मैन थे, they were expressing vulnerability and individuals exploring diverse sexual orientations और gender identities. तो कहने का मतलब ये कि वुमेन और मैन की जो आइडेंटिटी थी एज अ कैरेक्टर और जो उनको रोल्स दिए जाने लगे थे वो शिफ्ट होने लगे थे. कहीं कहीं वुमेन्स को जो लीडरशिप एज ए लीडिंग रोल मिलने लगे थे, वहीं जो मैन थे उनको एक्सप्रेसिंग, उनको वल्नरेबल बना दिया गया था. एंड इंडिविजुअल्स एक्सप्लोरिंग डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटीज़ की तरफ इनको शिफ्ट किया जाने लगा था. तो एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा. सी है हमारा. थर्ड है जेंडर बेंडिंग. जेंडर बेंडिंग का मतलब होता है कि सम जेनर्स लाइक फेमिनिस्ट साइंटिस्ट हो गए, साइंस फिक्शन हो गई, और दे एक्टिवली यूज़ देयर नैरेटिव टू क्रिटिक एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर हो गया, और दे इमेजिन अल्टरनेटिव सोशल अरेंजमेंट्स हो गए. तो कहीं ना कहीं जो जेनर बेंडिंग की जहाँ पर बात होती है ना, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं जो शैली होती है ना उसका किस तरह से झुका हुआ. तो कुछ जो जेनर्स में जैसे नारीवादी जो साइंटिफिक फिक्शन होता है, साइंस फिक्शन, जिसमें वुमेन को एज ए हीरो दिखाया गया है, उसको जो मौजूदा जो एक कल्चर बना हुआ है, जो आइडियोलॉजी बनी है, उसको क्रिटिक करना, और जो वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था है, जो एक इमेजिनरी एक सोशल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जिसकी कल्पना करने के लिए अलग अलग तरह की कहानियों का यूज़ किया जाता है, कहानियाँ गढ़ी जाती हैं. तो मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो लिटरेचर है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रोल शेपिंग करने में, रीडर्स का परसेप्शन चेंज करने में. जेंडर और जो जेंडर जो है, चाहे वो जेंडर तो मेन ही हो गया, वुमेन मैन ये जेंडर ही होते हैं. तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं रीडर को, हाउ दे अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद नॉर्म्स ऑफ देयर ओन लाइफ, ठीक है. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है. नेक्स्ट है ऑन गोइंग डायलॉग. तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे अपना क्रिटिकल एनालिसिस. तो जो हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की जेंडर पर्सपेक्टिव की, उसमें जो क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, और टू स्टडी द जेंडर इन लिटरेचर इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है. एंड जैसे स्कॉलर्स हो गए, विद स्कॉलर्स और जो रीडर्स होते हैं, दे एक्टिवली एनालाइजिंग हाउ जेंडर इज़ portraying or portrayed and whether it reinforce or challenge existing stereotype. जो एक व्यवस्था जो बना दी गई है, जो जेंडर
इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको ना क्रिटिकली एनालाइज भी किया जा रहा है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है लिटरेचर में। रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, जो इम्पोर्टेंस है ना यहाँ पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स एंड नुआंस्ड, ये रिप्रेजेंट करता है जेंडर इन लिटरेचर दैट इज़ इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड एज अ क्रूशियल, ठीक है, फॉर फोस्टरिंग ए मोर इंक्लूसिव और एक्टिटेबल सोसाइटी के लिए, ठीक है। कंक्लूजन नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज भीमयाना एम्प्लॉय द इंट्रिकेसीज ऑफ गोंडा आर्ट, एलोबरेट। भीमयान पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भीमयान पे हमेशा आता है क्वेश्चन, और रिलेटेड टू गोंडा आर्ट, इन दोनों को मतलब मिला के कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भीमयान है, इसमें ये जो गोंडा आर्ट जो यूज़ की गई है वो इसलिए की गई है, या आप इसको बोल सकते हो कि भीमयान हैज़ बीन लॉडेड फॉर इट्स यूज ऑफ गोंडा आर्ट टू सिग्निफाई द एक्सपीरियंस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, इसलिए गोंडा आर्ट को यूज़ किया गया है। अब इसमें जो बातें, जो मेन चीज़ें होने वाली ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़नी भी चाहिए वो। इसमें जो एक तो मेनली जो भाषा का जो यूज़ किया गया है ना, जिस तरह की भाषा यूज़ की गई है, और जो नेचर को, प्रकृति को किस तरह से यूज़ किया गया है भाषणों को आकार देने के लिए, या उनको इसको एज ए सिम्बॉलिक वे में किस तरह से यूज़ किया गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इंट्रो तो आप करेंगे ही, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है हमेशा की तरह। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि भीमयान जो है ना, भीमयान ने यूटिलाइज गोंडा आर्ट की जो विजुअल लैंग्वेज है ना, उसको यूज़ किया गया है टू कन्वे द कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एंड द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच एज। अब जो मैं नेचर की बात कर रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने यूज़ किया है, इसमें जो बर्ड शेप्ड है ना, बर्ड शेप्ड एक तो, और स्कॉर्पियन, इनको ना एज अ बबल्स के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। बबल्स कैसे? टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कैरेक्टर्स स्पीच, मतलब जो जिस कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है ना, उसके बारे में जो बुलबुले होते हैं ना, बुलबुलों की शेप में जो है इन कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है। जो गोंडा कैरेक्टर्स है ना, फ्लोरा एंड फ्यूना, इमेजरी टू सिम्बोलाइज इमोशंस एंड इवेंट्स एट द सेम टाइम, जैसे जो इसमें नेचर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसके साथ साथ जो बर्ड शेप हो गया, स्कॉर्पियन शेप हो गया, दैट स्पीच बबल्स के रूप में इनको यूज़ किया गया है। तो थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिम्बॉलिक स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स के लिए कौन से सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं वो उसके बारे में बात करें। तो गोंडा आर्ट के जो बर्ड शेप हैं, बर्ड शेप, ठीक है, बर्ड शेप्ड स्पीचेस जो है वो बबल्स होते हैं, स्पीच बबल्स हैं, दैट आर यूज्ड फॉर कैरेक्टर्स हुज वर्ड्स आर जेंटल और हार्मलेस। उनके बारे में है जो जिनके जो वर्ड्स हैं जो जेंटल हैं, हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं करते, और वो रिफ्लेक्ट करता है दलित पर्सपेक्टिव को, दलित पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्कॉर्पियन है, जो स्कॉर्पियन शेप्ड बबल्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं वेनरमस और हार्टफुल वर्ड्स फॉर दोज अपहोल्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कास्ट ओके। इमेजरी और सिम्बोलिज्म, गोंडा आर्ट का जो यूज़ हुआ है इसमें फ्लोरा और जो फ्योना है, फ्लोरा और फाउना, ठीक है,
इनको यूज़ किया गया है लाइक फिश, जो रिप्रेजेंट करती है लॉन्गिंग फॉर इक्वालिटी, ठीक है। दैट ऑल्सो एम्प्लॉयड टू एड लेयर्स ऑफ मीनिंग टू द नैरेटिव और सिग्निफाइंग इमोशंस एंड इवेंट्स बियॉन्ड लिटरल रिप्रेजेंटेशन। कि जो फिश की तरह से इसको यूज़ किया गया है गोंडा आर्ट में, ठीक है, गोंड कला में जो नेचर है, जीव है, उनका उपयोग, जैसे फिश जो है उसको इक्वालिटी की लालसा या इक्वालिटी का ये रिप्रेजेंटेशन करती है। और जो कहानी है, कहानी की जो लेयर्स हैं उसको जोड़ने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जो एक तरह से जो एक वर्डली रिप्रेजेंटेशन होता है उससे दूर जो फीलिंग्स और घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा करता है यहाँ पर, ठीक है। नैरेटिव स्ट्रक्चर में जो भीमयान है, भीमयान ब्रेक्स करता है फ्रॉम द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल ग्राफिक नॉवेल्स का बाय एम्ब्रेसिंग द ओपन स्पेस, ठीक है। और ओपन स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोंडा आर्ट, जो गोंडा आर्ट की जो विशेषता है ना, ओपन स्पेस, उसको यूज़ करता है टू ब्रेक अवे द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल ग्राफिक नॉवेल्स एंड ऑल्सो अलाउिंग अ मोर फ्लूइड और लिबरेटिंग नैरो फ्लो। उसके लिए भी जो नैरेटिव है, जो न्यू नैरेटिव स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। गोंडा आर्ट की जो एक विशेषता है जिसको ओपन स्पेस बोला जाता है, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है for enhance visual literacy or that also provide a powerful means to understand and experience the marginalized from their perspective. Fourth, next है visual literacy and perspective. By adopting, जो गोंडा आर्ट्स की जो स्टाइल है उसको जो अडोप्ट किया गया है भीमयान में, भीमयान एनहेंस विजुअल लिटरेसी एंड प्रोवाइड्स अ पावरफुल मीनिंग टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ द जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनके पर्सपेक्टिव से उनका जो अनुभव है उनको समझने के लिए जो पावरफुल टूल्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो लिटरेसी टूल्स है, विजुअल लिटरेसी और जो पर्सपेक्टिव है उनका यूज़ किया गया है, ठीक है, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके जो अनुभव हैं जीवन के, उनको जो रीडर है वो उसको समझ सके, ठीक है, और उसका एक अपने हिसाब से जो पर्सपेक्टिव है वो उसको अपना बना सके। फिफ्थ है रीकास्टिंग अम्बेडकर। ये जो बुक है ना, बुक यूज़ करती है गोंडा आर्ट को, गोंडा आर्ट की एक और फॉर्म को प्रेजेंट करती है अबाउट द डिफरेंट नैरेटिव ऑफ अम्बेडकर लाइफ, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में, एंड दैट इज़ रूटेड इन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट ऑपरेशन, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो कास्टिज्म झेला था, जो कास्टिज्म का जो भेदभाव था वो झेला था, रादर दैन जस्ट फोकसिंग ऑन हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट। जो उनकी लाइफ के बारे में तो इसमें बताया गया है, उसके अलावा जो उनकी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स रही है उसकी बजाय ये बुक जो है ना वो यूज़ करती है गोंडा आर्ट को टू प्रेजेंट द डिफरेंट नैरेटिव अबाउट अम्बेडकर्स लाइफ एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट ऑपरेशन। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द सोशियोलॉजिकल अप्रोच रीडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। सो इसमें भी हम अपना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो होती है ना टू पॉपुलर लिटरेचर में सोशियोलॉजिकल अप्रोच होती है, वो एग्जामिन करती है कि हाउ सोसाइटल फैक्टर्स लाइक कल्चर, ठीक है, कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, और इकोनॉमिक्स, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है बोथ द क्रिएशन एंड द रिसेप्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और लिख देंगे कि ये जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, दिस ऑल्सो एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, ठीक है, ऑथर्स टेक्स्ट
and their social context. Got it? Same time analyzing how literature reflects, shapes or is shaped by society. ठीक है, अब एक एक करके हम पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम सोशल कंटेक्स्ट. ठीक है, सोशल कंटेक्स्ट में किस तरह से जो सोशोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ हुआ है उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसमें आप बताएंगे कि जो ये अप्रोच जो है ना, ये एम्फेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. ठीक है, in which a literary work is produced or consumed. This also investigates how factors like class, gender, race and power dynamics within a society are reflected in the text. ठीक है, टेक्स्ट में किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती हैं. ऑथर्स पोजीशन, ऑथर की क्या पोजीशन इसमें? सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कंसिडर करता है द ऑथर सोशल बैकग्राउंड को और उसकी पोजीशन को इन द सोसाइटी, क्या उसकी सोसाइटी में पोजीशन है, एंड हाउ दिस फैक्टर्स माइट इन्फ्लुएंस देयर पर्सपेक्टिव इन राइटिंग. ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ये अप्रोच करती है. दिस अप्रोच ऑल्सो एग्जामिन हाउ लिटरेचर, पर्टिकुलरली पॉपुलर लिटरेचर की हम बात करते हैं, दैट कैन इम्पैक्ट सोसाइटी बाय शेपिंग एटीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड हो गया, बिलीव्स हो गए और बिहेवियर्स हो गया. ठीक है, ये सोसाइटी पर इम्पैक्ट. रिसेप्शन एंड कंजम्पशन, दिस ऑल्सो एनालाइज हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रिस्पॉन्ड टू एंड इंटरप्रेट literary work, recognizing that a text meaning can vary depending on the reader's social context. तो कंजम्पशन और रिसेप्शन. ओके, नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं सोशलॉजिकल अप्रोच की, इसमें ये भी अप्रोच जो है ये that often draws on insights from other disciplines such as sociology, history, culture studies, and these things provide a little more comprehensive understanding of literature or its social significances. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की अबाउट सोशोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में. फर्स्ट लिखेंगे आप कि दिस इज़ एनालाइजिंग हाउ अ पॉपुलर नॉवल रिफ्लेक्ट द सोशल एंजाइटी. ठीक है, और वैल्यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एरा. सेकंड लिख देना कि दिस ऑल्सो एग्जामिनिंग द रोल ऑफ जेंडर और क्लास इन शेपिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट इन अ सीरीज ऑफ पॉपुलर रोमांस नॉवेल्स. फिर इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द मार्केटिंग एंड distribution of popular literature can reinforce of challenge किसको करते हैं? existing social hierarchies को. ठीक है, वो लिख देंगे. फोर्थ पॉइंट में this also studying how readers from different social backgrounds, वो इंटरप्रेट करता है a particular text के बारे में और social implications of those interpretations. ठीक है, इसके बाद हम conclusion लिखेंगे कि जो सोशोलॉजिकल अप्रोच है टू पॉपुलर लिटरेचर, इट मूव्स बियॉन्ड एनालाइजिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन लिटरेचर एंड द सोशल वर्ल्ड इन विच इट एग्जिस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डज फनी बॉय डीकंस्ट्रक्ट सोसाइटल जेंडर कंस्ट्रक्ट दैट गवर्न द प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इसमें जो फ़नी बॉय है जिसका नाम अर्जी है, उसके बारे में इस फ़नी बॉय में बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो फ़नी बॉय है एक जो पितृसत्तात्मक एक समाज, और जहाँ पर एक विषम लैंगिक, मतलब आप जब किसी दूसरे सेक्स के साथ मतलब अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलेशन होते हैं, जैसे बॉय गर्ल हो गया. ठीक है, तो ये वाला जो समाज था ना, इसकी तो ये जो नावल है ना फ़नी
फ़नी बॉय जो है ये पुरुष और महिला जो दो जेंडर हैं उनकी जो भूमिका है समाज में, उस भूमिका को एक तरह से चुनौती देता है, चैलेंज करता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से उन जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से लागू किया जाता है। विशेष रूप से जो परिवार के जो पर्सनल जगह होती है, स्कूल और जो सोशल लाइफ होती है, उसमें जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर किस तरह से इन सारे जो ये चुनौतियाँ दी गई है, जो व्यवस्था है समाज की, उसको कैसे लागू किया जाता है। तो अर्जी जो है ना, इसमें अर्जी के जो अनुभव हैं इन सोशल स्ट्रक्चर्स की जो लिमिटेशंस हैं और उसके जो नुकसान हैं, उसको उजागर करता है। साथ ही एक खुद के लिए एक स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार करना, आप जो भी हैं अपने आप को स्वीकार करना, उसकी खोज के बारे में भी और उसकी अपनी एक पहचान के बारे में ये पूरा नॉवल है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रो में हम वही लिखेंगे कि फ़नी बॉय डिकन्स्ट्रक्ट करता है सोसाइटल जेंडर कंस्ट्रक्ट बाय शो कास्टिंग द प्रोटोगनिस्ट। अर्जी का जो स्ट्रगल है विद हिज होमोसेक्सुअलिटी, कहाँ पर एक जो पेट्राइजल और हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी जो है ना, वहाँ उसमें रहते हुए उसका अर्जी का जो संघर्ष है, उसकी लाइफ का जो संघर्ष है, वो इसमें बताया गया है। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट से। तो पहला पॉइंट लिखेंगे चैलेंजिंग जेंडर्ड स्पेसिस। ठीक है, जेंडर स्पेसिस क्या होते हैं कि जेंडर के आधार पर स्पेस, ठीक है, कि कहाँ पर किस जगह पर कौन जा सकता है, लड़का जा सकती है, लड़की जा सकती है, किसको कहाँ पर कब जाना चाहिए, मतलब लड़का लड़की सबके लिए जगह एक पितृसत्तात्मक समाज में जगह तय होती है, समय सीमा तय होती है कि लड़की मान लीजिए कोई रात में नहीं निकल सकती है, लड़का जो है वो पूरे दिन कहीं भी घूम सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको चैलेंज करती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट स्फीयर के बारे में। अर्जी का जो होम है ना, अर्जीज होम लाइफ जो है वो एक माइक्रोकॉस्मस है ऑफ श्रीलंका सोसाइटी का, जहाँ पर जो जेंडर रोल्स हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन किए हुए हैं। उसको हमेशा उसको देखा जाता था कि कई बार वो गर्लिश कपड़े पहनकर एक्टिविटीज़ करता रहता था, लाइक प्लेइंग विद डॉल्स, एंड ही वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू कन्फ्रंट द मैस्कुलाइन नॉर्म्स। ठीक है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो कंस्टेंट पॉलिसिंग ऑफ हिज बिहेवियर वो रीइंफोर्स करता था द आइडिया दैट सर्टेन बिहेवियर्स आर इनहेरेंटली टाइड टू स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, कि वो समाज है ना, जो समाज ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं कि पर्टिकुलर जेंडर के लिए कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स बनाए हुए हैं, जैसे फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग, और उसी व्यवहार को मतलब एक तरह से रीइंफोर्स किया जाता है उस आइडिया को। सेकंड है पब्लिक स्फीयर। अभी हमने प्राइवेट पढ़ा ना, ये पब्लिक स्फीयर के बारे में। पब्लिक स्फीयर में क्या होता है, स्कूल्स। ठीक है, स्कूल आगे अर्जी जो फर्दर जो मार्जिनलाइज्ड है फॉर हिज परसीव्ड एफिमेनेसी है ना, और फेसिंग बुलिंग और सोशल एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें वो फेस करता है। और कई बार ये होता है कि ही इज़ कॉट बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्ड्स नॉट बिलोंगिंग टू ईदर, विच अंडरस्कोर द रेस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ दिस कैटेगरीज की बात करी जा रही है यहाँ पर। मतलब जैसे स्कूल में है, स्कूल में क्या होता है ना कि अर्जी को उसके एक तरह से जब वो लड़कियों जैसी हरकतें करता है तो उसको एक तरह से ना कथित स्त्रीत्व आप बोल सकते हैं कि कारण ना बिल्कुल ही एक हाशिए पर धकेल देते हैं उसको, और उसे एक तरह से लोगों की जो बुलिंग करते हैं लोग, और जो सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, वो लड़के और लड़कियां, ठीक है, दोनों की दुनिया के बीच फंसा हुआ था, और उसमें से किसी से वो इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं था, ना तो वो लड़का था ना वो लड़की थी पूरा। तो इन श्रेणियों को एक तरह से प्रतिबंधात्मक प्रकृति, या इसको बोलेंगे आप कि रेस्ट्रिक्टिव नेचर, ठीक है, उस कैटेगरी में इसको रखा गया था। नेचर ऑफ दीज कैटेगरीज।
सेकंड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सेकंड पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया था ना, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो नॉवल है वो चैलेंज करती है अजम्पशन दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ इनहेरेंटली डेविएंट और अननेचुरल। ठीक है, अर्जी की जर्नी है टू सेल्फ डिस्कवरी और एक्सेप्टेंस जो इसमें बताया गया है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है टू दीज स्टीरियोटाइप्स। वहाँ पर बताया गया है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अप्राकृतिक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और उसकी एक तरह से विकृति है उसमें, कोई ये एक उसकी बीमारी है उसकी ना, वो एक तो अननेचुरल है, दूसरी उस चीज़ को ना विकृति माना गया है कि उसके अंदर ना कुछ कमी है, कुछ बीमारी के रूप में होमोसेक्सुअलिटी को उस स्टीरियोटाइप समाज में इसको माना जाता था। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो अर्जी है वो ही लर्न्स टू क्वेश्चन द इम्पोज्ड जेंडर रोल्स, और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनके लिए उनसे वो सीखता है कि किस तरह से उनको क्वेश्चन करना है, किस तरह से उनको रिवील करना है। और ही हैज़ बीन टॉट अल्टीमेटली फॉर्जिंग हिज ओन पाथ, मतलब वो सीखता है कि वो जो जेंडर के बारे में जो समाज में जो स्टीरियोटाइप चीज़ें बनी हुई है, लिंग आधारित भूमिकाएं जो बनी हुई है और जो रूढ़ियाँ बनी है, उन पर वो सवाल उठाना सीखता है। और लास्ट में क्या होता है ना कि वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ही चूज हिज path his own way, exploring the complexity of sexuality। फर्स्ट पॉइंट लिख देना कि फ़नी बॉय जो है वो पोर्ट्रे करता है द नॉइसेंस ऑफ सेक्सुअलिटी बियॉन्ड द सिंपल बाइनरी ऑफ हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। अर्जी का जो इसमें एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है, अर्जीज ओन एक्सपीरियंस एंड दोज ऑफ अदर कैरेक्टर्स, वो रिवील करते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी को रिवील करती है। सेकंड पॉइंट कि जो नॉवल है दैट नॉवल ऑल्सो एक्सप्लोर्स द सोसाइटल प्रेशर, जो सोसाइटी का प्रेशर है ना उसको भी रिवील करती है, और इसके साथ साथ दैट कैन लीड टू शेम। ये प्रेशर क्या लीड करता है? टू शेम, फियर, ठीक है, और सेल्फ डिनायल, मतलब अपने आप को स्वीकार ही नहीं करना। ठीक है, अमंग दोज हु डू नॉट कन्फ्रंट द ट्रेडिशन जेंडर नॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑप्रेशन। इसमें भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कि जो नॉवल है, नॉवल इज अ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग एथनिक टेंशंस इन श्रीलंका, स्पेशली बिटवीन द सिनालेज मेजोरिटी एंड द तमिल माइनॉरिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि दिस कंटेक्स्ट ऐड करता है अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज जो अर्जीज एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन आर फर्दर कंपाउंड बाय हिज तमिल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम। थर्ड पॉइंट कि दिस नॉवल दस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल और पॉलिटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कंक्लूजन में लिखेंगे कि फ़नी बॉय जो है वो डिसमेंटल्स करता है द आइडिया दैट जेंडर इज़ अ फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड कैटेगरी होती है, और रिवील करता है द वे इन विच इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स। अर्जी की जो स्टोरी है दैन दिस नॉवल एनकरेज to readers to question their own assumption about gender or sexuality and to embrace a more inclusive or nuanced understanding of human identity। ठीक है, चलिए वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।